नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रथम सेमेस्टर का प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि 2023 में ये परीक्षाएं हुई है। और ये मेजर पेपर 1 है, यानी मुख्य विषय संस्कृत है, यानी संस्कृत ऑनर्स जिसे आप कहते हैं। और ये सेशन की अगर हम बात करें तो सेशन जो है 2023 से 27 सेशन है, ये है ना। ये प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हुई है, और इसमें जो है कुल 70 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, लिखित परीक्षाएं। और इसके अतिरिक्त जो है जो 30 अंक जो है आपको अपना विभाग से दिया जाता है, अपना कॉलेज से दिया जाता है, है ना, महाविद्यालय से आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो है आपको 70 अंक की परीक्षाएं होती है। समय की अगर हम बात करें, इसमें 3 घंटे का आपको समय देखने को मिलता है। और ये नई शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव हुआ है, 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का ये है, ठीक है। तो ये संस्कृत पेपर जिनका भी है MJC, है ना, मेजर पेपर जिनका भी है, उसी के लिए है। तो चलिए हम इसमें जितने भी प्रश्न दिए होंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके देखेंगे और अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 आपको वैकल्पिक रहते हैं और 5 इसके अतिरिक्त वो भी वैकल्पिक होते हैं, परंतु वो रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला होता है, ठीक है। और प्रत्येक जो है ये एक एक अंक के होते हैं, ठीक है। यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पाँचों एक एक अंक जो है आपको मिलेगा। तो 5 अंक इसमें आपको मिलेगा। पहला जो प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं, ये प्रश्न है 1 का 1। ये जो है माहेश्वर सूत्रों की संख्याएं कितनी है ना। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्याएं कितनी है, इसमें 10 है, 12 है, 14 है, 15 है। तो आपको पता होना चाहिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है ना। तो ये तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहला का। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है प्रत्याहार नियामक सूत्र है। तो प्रत्याहार नियामक सूत्र इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो प्रत्याहार नियामक सूत्र है वो है आदिरंतेन संहिता, है ना। पहला विकल्प ही बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आदिरंतेन संहिता ये जो है ये प्रत्याहार नियामक सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। अब आगे जो तीसरा प्रश्न है, इसमें दिया गया है अकः सवर्णे दीर्घ किस संधि की परिभाषा है। अकः सवर्णे दीर्घ ये सूत्र है, तो पूछा जा रहा है किस संधि की ये परिभाषा है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें दिया गया गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि दिया गया। 4 विकल्प हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा, यानी दूसरा इसका होगा सही विकल्प, यानी दीर्घ संधि, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, है ना। तो अकः सवर्णे दीर्घ जो है ये दीर्घ संधि की परिभाषा है, ठीक है। इसके क्रम में जो अगला प्रश्न इसमें दिया गया, अगला प्रश्न है पौ धन अकः है। पौ धन अकः बराबर पावकः, यह किस संधि का उदाहरण है। पौ धन अकः बराबर पावकः, यह किस संधि का उदाहरण है। यण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है और गुण संधि है। 4 विकल्प दिया गया है। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा वो होगा अयादि संधि का ये उदाहरण है। पौ धन अकः बराबर क्या होता है, पावकः, है ना। पौ धन अकः बराबर पावकः, ये हो जाएगा अयादि संधि का ये उदाहरण है। इसी के क्रम में जो अगला प्रश्न दिया गया है, 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा नयनम का संधि विच्छेद है। तो निम्नलिखित में कौन सा जो है नयनम का संधि विच्छेद है। तो नयनम का जो है इसमें दिया गया ने धन अनम है, नय धन अनम है, नय धन अनम है और नी धन अनम है। तो 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ने धन अनम, है ना। तो विकल्प संख्या क इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प संख्या क। इसमें ने धन अनम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ने धन अनम में यहाँ अयादि संधि हुआ है ना। अयादि संधि का ये उदाहरण भी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये 5 प्रश्न हो गए। इसके बाद अब चलिए और हम 5 प्रश्न देख लेते हैं। अब आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला, ठीक। अब जो है 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक में एक एक अंक मिलेंगे और कुल मिला के 5 अंक आपको मिलने वाला है यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला में से, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं दूसरा का 1 है, इक प्रत्याहार में डैश वर्ण आते हैं। तो इक प्रत्याहार में जो है कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप प्रत्याहार जो है अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है ना। प्रत्याहार है, वर्ण प्रकरण है, संधि प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण, ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आएगा। तो ई उ री री, इसके बाद क आएगा, तो वो तो क तो खत्म हो जाएगा, है ना। उसकी जो है इत संज्ञा हो जाएगी, तो ई उ री री हो जाएगा। ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत इतने सारे वर्ण आते हैं। तो विकल्प संख्या इसका जो है ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो प्रत्याहार बनाने के लिए आपको सीख जाना है ना। तो प्रत्याहार में कौन कौन सा किस प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, वो सारी चीज़ें आपको सीखना है। जो परीक्षाएं दे दी वो ठीक है, जो नहीं दिए हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया, प्रश्न है दूसरा, इसमें जो है पवित्रः का संधि विच्छेद डैश है। तो पवित्रः का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। पौ धन इत्र होगा, प धन वित्र होगा,
पौ धन इत्रा होगा, पो धन वित्रा होगा, है ना। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पो धन इत्रा होगा, बिल्कुल सही विकल्प है ये। पो धन इत्रा क्या है, सही विकल्प हो जाएगा पवित्र। और ये उदाहरण किस संधि का है, तो अयादी संधि का, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, अयादी संधि से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अयादी संधि व यण संधि, इन सारे से जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, उसका उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए ये जो है हल संधि का ये शायद उदाहरण, हाँ हल संधि का ये उदाहरण है। तीसरा जो है विकल्प प्रश्न है, तत्धन लीन, तत्धन लीन का संधि होगा। तत्धन लीन का आप संधि करेंगे तो क्या बनेगा, तल्लीन है, तत्लीन है, तदलीन है, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प था और इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो तल्लीना जो है इसका पहला विकल्प, ये तल्लीना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो तल्लीना इसका क्या है, सही विकल्प होगा। और ये हल संधि का उदाहरण है, आपको पता होना चाहिए कि हल संधि का उदाहरण है। यानी कि तहलंत या दहलंत, यानी त या द के पश्चात अगर ल आए तो पूर्व तकार या दकार का क्या हो जाएगा, लकार में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है अगला जो प्रश्न है चौथा इसमें प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि गच्छतु डैश लकार में है। तो गच्छतु कौन सा लकार में है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोट लकार में है। इसमें कहीं कोई भारी प्रश्न नहीं है, है ना, लकार से पूछा गया तो ये लोट लकार का उदाहरण है। तू तामंतु ऐसे करके रूप चलता है, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु ऐसे करके रूप चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, सभी लकार को भी आप ध्यान में रखेंगे, उससे भी प्रश्न देख रहे हैं बन रहा है, ठीक है। लकार तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसके बाद है अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम में काव्येषु में डैश विभक्ति है। तो काव्येषु में कौन सी विभक्ति है, तो काव्येषु नाटकम रम्यम, यानी काव्यों में नाटक यहाँ काव्यों में देख सकते हैं, यहाँ पे में चिन्ह आ गया, सप्तमी का हो गया ऐसे ही। तो काव्येषु देख सकते हैं, बालकेषु, रामेषु, इस प्रकार चलता है, नदीषु। तो ये किसका जो है किस विभक्ति का ये रूप है ना, पूछा जा रहा है। तो ये सप्तमी विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यहाँ वचन नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका जो विकल्प होगा वो पहला विकल्प इसका जो है विकल्प संख्या क इसका सही उत्तर हो जाएगा। काव्येषु में कौन सा पूछा जा रहा है विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। तो इस प्रकार जितने भी वैकल्पिक प्रश्न 10 थे, 10 का उत्तर मैंने बता दिया। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब मैंने देखा खंड, अब यहाँ से खंड ब प्रारंभ हो जाता है ना। खंड ब में जो है कौन सा है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। अभी मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा था और रिक्त स्थान वाला, तो वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, वैकल्पिक प्रश्न। अब जो है यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न प्रारंभ होता है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक में आपको जो है 5-5 अंक मिलेंगे, यानी 20 अंक आपको जो है इससे प्राप्त होगा लघु उत्तरीय प्रश्न से, ठीक है। आपके सामने कई विकल्प दिए होंगे, उनमें से देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, प्रश्न संख्या क है, वृद्धि रेचि सूत्र की व्याख्या करें। सूत्र की व्याख्या करना है, वृद्धि रेचि सूत्र पूछा गया, यानी कि ये जो है अच संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, और इसका जो वृत्ति होगा आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्, है ना। ये जो है वृद्धि संधि का वृत्ति है, ये जो वृद्धि रेचि सूत्र का जो है ये वृत्ति है और ये अच संधि का उदाहरण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है इसमें खा दिया गया है प्रश्न संख्या, परसन्निकर्ष संहिता सूत्र की व्याख्या करें। परसन्निकर्ष संहिता ये जो है संज्ञा प्रकरण का सूत्र है ना। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो परसन्निकर्ष संहिता का जब आप वृत्ति पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, वर्णा नाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, है ना, ये हो जाएगा इसका वृत्ति। और अगला जो इसमें प्रश्न संख्या ग है, हल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं। तो हल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, हल मतलब व्यंजन, तो हल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारे वर्ण जो है हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे अथवा आप जानकारी भी रखें, यानी प्रत्याहार आपको अच्छी तरीके से सीख जाना है, ठीक है। अगला जो है इसमें दिया गया है सुपतिङन्तम पदम की व्याख्या करें। तो सुपतिङन्तम पदम की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है और ये संज्ञा प्रकरण का सूत्र है और इसका जो वृत्ति होगा सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्, है ना। सुबंत और तिङन्त की जो है पद संज्ञा होती है, यानी कि सुप प्रत्यय जो होते हैं 21 होते हैं, यानी सु औ जस अम ओट सस से ये जो है कितना होता है 21 प्रत्यय सुप प्रत्यय होता है ना। इसके बाद तिंग प्रत्यय कितने होते हैं 18 होते हैं तिंग प्रत्यय, है ना, तिप्तस झी ऐसे करके जो रूप चलता है, तो ये जो है 18 होते हैं। तो सुबंत और तिङन्त की ये जो है पद संज्ञक होते हैं, ये हो गया। इसके बाद है अगला जो है तोरली सूत्र की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है तोरली सूत्र। और ये जो तोरली सूत्र है तोरली सूत्र ये जो है शायद हल संधि का, हाँ हल संधि का ये सूत्र है और इसका जो वृत्ति होगा तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण, ठीक है ना। इसका जो वृत्ति यही होता है तवर्गस्य लकारे परे परसवर्ण, ये हो जाएगा इसका वृत्ति। अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 6 इसमें दिया गया, ये आखिरी प्रश्न है। इनमें से बोला जा रहा था कि नहीं 4 को आपको वहीं बनाना था, ठीक है। इसमें 6 दिया गया है,
अगला जो आखिरी प्रश्न है इसमें, इको यणचि सूत्र की व्याख्या करें। तो इको यणचि सूत्र की व्याख्या करना, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है अच संधि का सूत्र है। ई का स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय, ये जो है इसका वृत्ति होता है इका स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय, और जिसमें कि इक बराबर जो है यण आदेश हो जाता है ना, इक प्रत्याहार के स्थान पे यण प्रत्याहार आदेश हो जाता है क्रमशः। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके जो मैंने एक संक्षिप्त में बताया सभी को, इससे जो आपको विस्तृत तरीके से अच्छी तरीके से लिखना है सभी के बारे में, है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत कम लिखेंगे तो भी नंबर नहीं देगा, है ना। तो अच्छी तरीके से आपको लिखना है, 4 प्रश्न है, 5-5 अंक के हैं, तो थोड़ा अच्छी तरीके से उसके बारे में लिखना है। इसके बाद अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो है इसमें खंड स यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। खंड स है, इसमें जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है इसमें भी आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। कोई 4 प्रश्न बनाना है, इसमें आपको प्रत्येक जो है 10-10 अंक के होंगे, 40 अंक आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से मिलने वाला है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही बच्चे जो है आगे पीछे हो जाते हैं अंक में, है ना। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आपको विशेष रूप से पकड़ बनानी है और अच्छी तरीके से लिखनी है और विस्तृत तरीके से बहुत ही विस्तार से लिखना है सारी बातों को, और अच्छी तरीके से लिखना है। और आपकी जो लेखन जो पद्धति वो भी शुद्ध होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, लिखावट आपको साफ सुथरा लिखावट होना चाहिए। प्रश्न संख्या क दिया गया है, संधि किसे कहते हैं, इसके भेदों का साधारण वर्णन करें। ये प्रश्न बनाना था और इसको आपको हिंदी में ही लिखना, कोई जरूरी नहीं कि आप संस्कृत में चाहे तो लिख सकते हैं अथवा हिंदी में ही लिखेंगे। संधि किसे कहते हैं उसका परिभाषा लिखना है, इसके भेदों का साधारण वर्णन करें, उदाहरण सहित जो है उसका वर्णन करना है ना। तो इसके भेदों का जो है साधारण वर्णन करना है, उदाहरण सहित वर्णन करना है, और संधि किसे कहते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, साधारण वर्णन करें। तो स्वर संधि के बारे में पूछा जा रहा है, यानी अच संधि के बारे में। तो स्वर संधि किसे कहते हैं परिभाषा देना है और उसके कितने भेद हैं वो लिखना है, और लेकिन उदाहरण सहित उसका वर्णन करना है, सबका उदाहरण देते हुए, है ना, आपको वर्णन करना है। तो उसमें भी आपको 10 अंक मिलेगा। तो आपको समझ रहे हैं 10 अंक का प्रश्न है, तो आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से लिखना है। इसके बाद है ग, मुनित्रय। मुनित्रय के अंतर्गत किसको किसको कहते हैं, तो महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। इसका जो है संक्षिप्त परिचय देना है, संक्षिप्त परिचय, तीनों के बारे में जो है संक्षिप्त परिचय देना, सभी के बारे में बताना है। ठीक है ना, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन के बारे में जो संक्षिप्त परिचय देना, इसमें आपको 10 अंक देखने को मिलेगा। अगला जो इसमें आपको प्रश्न है हलन्त्यम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हलन्त्यम सूत्र है, आपको पता है हलन्त्यम सूत्र है। हलन्त्यम सूत्र कैसा सूत्र है, तो ये संज्ञा प्रकरण का सूत्र है। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत ये पहला सूत्र ही है हलन्त्यम। हलन्त्यम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये हलन्त्यम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए दे दिया गया है। इसके बाद इसमें लिखेंगे, इसमें भी 10 अंक देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला जो है फलम शब्द का सभी विभक्तियों में रूप लिखें। तो फलम शब्द का जो है सभी विभक्तियों में रूप आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आपको फलम हुआ, इसके बाद राम हुआ, अशमद, युष्मद, इन सारे शब्द रूप को, लता शब्द रूप, इन सभी शब्द रूप को, कुछ 5-6 शब्द रूप जैसा है, उन सभी शब्द रूप को आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके अतिरिक्त तो और भी ध्यान में रखनी ही है, परंतु इन सारे जो 5-6 जो है इनको जो है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जिसमें कि फलम जो है, फलम शब्द रूप का सभी विभक्तियों में रूप लिखें। इसमें देखिए अंक जो है कटने का चांस नहीं रहता है ना, तो इसमें जो है आपको अंक बहुत ज़्यादा कम कटेगा ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि फलम शब्द का सभी विभक्तियों में रूप लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो हम फल शब्द रूप को पूरा लिख देंगे तो हम नंबर तो कटने का कोई गुजारिश ही नहीं है, अंक तो पूरा मिलेगा, है ना, तो अंक नहीं कटेगा इस प्रकार से। तो फलम शब्द रूप पूछा जा रहा है, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, इस प्रकार से फला, इस प्रकार करके इसका जो है रूप चलता है। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में जो है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी बात शेष जो है तृतीय विभक्ति से राम के समान जो है इसका जो है शब्द रूप चलता है। ठीक है, तो फल शब्द रूप के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ फल है तो आपको राम भी पूछा जा सकता है। और मैंने जो है चैनल पे पढ़ा रखा है, फल शब्द रूप हुआ या राम शब्द रूप हुआ, राजन शब्द रूप हुआ, अशमत शब्द रूप, युष्मत शब्द रूप, सभी को मैंने पढ़ा रखा है वहाँ पे, अच्छी तरीके से आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो अगला प्रश्न है, इत संज्ञा पर टिप्पणी लिखें। तो इत संज्ञा पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है, इसमें भी आपको 10 अंक मिलेगा, तो आपको अच्छी तरीके से लिखना है। इसके बारे में जैसे कि इत संज्ञा पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो इत संज्ञा पहले क्या होता है कि उपदेश के अंत में रहने वाले हल की इत संज्ञा होती है। हल मतलब व्यंजन, है ना, तो व्यंजन की इत संज्ञा होती है। उपदेश के अंत में रहने वाला व्यंजन की इत संज्ञा होती है, हल की इत संज्ञा होती है ना। तो इस प्रकार मैंने संक्षिप्त में सब चीज़ों को समझा रहा हूँ, आपको अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है ना, तो
इस प्रकार मैंने ये जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का था, ये प्रथम सेमेस्टर का मैंने यहाँ पे प्रश्न पत्र लाया था, मेजर पेपर 1 है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है मैंने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का भी मेजर पेपर 1 करवा दिया हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है। अगले आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएंगे। और आपको बेहतरीन तैयारी के लिए, संस्कृत की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।